सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राकल्पनाओं के महत्व पर। प्राकल्पनाओं का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है। विभिन्न विद्वान और समाजशास्त्रियों ने प्राकल्पना की तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से की है। कुछ विद्वान इसे समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ भी बताते हैं, जो अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। इसी संदर्भ में मैक्स वेबर ने लिखा है, प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे एवं हॉट ने लिखा है, एक प्राकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं, अथवा एक अच्छी प्राकल्पना अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। प्राकल्पना के द्वारा ही वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है एवं विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवार विहीन जहाज की भांति होता है। बिना पतवार के जहाज नहीं चल सकती है, उसी तरीके से बिना प्राकल्पना के अनुसंधान संभव नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं इसके विभिन्न बिंदुओं पर। सबसे पहला है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्राकल्पना ही हमें यह बताती है कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं। दूसरा हमारा बिंदु है उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। इसी संदर्भ में समाजशास्त्री पीवी यंग ने लिखा है, इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा हमारा बिंदु है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं कि वह एक विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। नेक्स्ट हमारा बिंदु है अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी हैं। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। पांचवां हमारा बिंदु है तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का चुनाव करना होता है और यह कार्य हमें प्राकल्पना ही सिखाती है कि
प्रकार से तथ्यों को हमें एकत्रित करना है। छठा हमारा बिंदु है निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं अथवा असत्य हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्य का अन्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता है। अर्थात हम बिना प्राकल्पना के सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। समाजशास्त्री पीटर एच मन का मतन है कि प्राकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। इसी प्रकार समाजशास्त्री एम.एच. गोपाल ने लिखा है, एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच अंतर का प्रकार अपेक्षा मात्रा का अधिक होता है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के लिए विकसित होते हैं। व्यवहारिक रूप से सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना है। यह एक सरल प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित होती है। इस प्रकार किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ हम प्राकल्पना के आधार पर करते हैं, और जब ये आधार या प्राकल्पनाएं सत्य सिद्ध हो जाती हैं तो वे सिद्धांतों का रूप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं के द्वारा हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार से प्राकल्पना महत्वपूर्ण है या प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में क्या क्या महत्व है। अब हम चर्चा करते हैं प्राकल्पना निर्माण की प्रमुख कठिनाइयों के बारे में। प्राकल्पना का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। गुडे एवं हॉट ने इसके अंतर्गत 2 प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उनका वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि 2 प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं उनमें पहली सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित है और दूसरी अध्ययन प्रणालियों से संबंधित है। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं उनमें पहला है स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता, तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता, और नवीन विज्ञानों के संदर्भ में यह बात सही है। दूसरा हमारा बिंदु है ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता सक्षम नहीं है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये 2 समस्याएं हैं जो प्राकल्पना के ढांचे से संबंधित हैं। और अब हम चर्चा करते हैं अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। इसमें कुछ कठिनाइयाँ जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली है घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की यह विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। जो स्थिति आज है वह कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, इसलिए उनके बारे में अनुमान लगाया जाना एक कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण एक कठिन कार्य माना जाता है। दूसरी जो समस्या है वह आती है अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है तो उसके द्वारा जो प्राकल्पना बनाई जाएगी वह दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक होने की पूरी संभावना रहती है। तीसरी समस्या हमारे सामने आती है सहजातिवाद या समूह केंद्रितता के रूप में। दूसरों की तुलना में अपने समूह या जाति प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में
संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे हम सहजातिवाद कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों और संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण के समय व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना भी स्वाभाविक होता है, क्योंकि वह केवल अपने ही समूह को श्रेष्ठ मान रहा है। ये प्रमुख कठिनाइयाँ हैं जो प्राकल्पना के निर्माण में हमारे सामने आती हैं। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्राकल्पनाओं की सीमाओं के बारे में। जो विभिन्न सीमाएं प्राकल्पनाओं पर लगाई जाती हैं, इसमें सबसे पहली है प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। और इस संबंध में समाजशास्त्री पीवी यंग ने लिखा है, एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे पहली समस्या होती है। कई बार अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना में अटूट विश्वास कर लेता है। दूसरी है प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा हमारी जो समस्या है, जो सीमा है प्राकल्पना की, वह है विभिन्न अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। चौथा हमारी बिंदु है जो प्राकल्पनाओं की सीमाओं के रूप में है, अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ और सही मान लेता है, उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक होती है। इस प्रकार का कार्य अनुसंधानकर्ता को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और इस संबंध में समाजशास्त्री पीवी यंग ने लिखा है, यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की ओर नहीं वरन सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं होती। और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं, तो उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन, इन सारे कार्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए करना चाहिए। तभी हम तथ्य संकलन की जो प्रविधि है उसमें तथ्यों को उपयुक्त तरीके से एकत्रित कर पाएंगे, और जो सिद्धांत हमारे द्वारा निर्मित होगा वह सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।